इन लोगों को किसी तरह पता चल गया कि कन्याकुमारी मुकराना में है। उन्होंने इसे ढूंढ निकाला और एक बार फिर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाने लगी। मैं कन्याकुमारी को लेकर सितेश मेहता नामी एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गई। इसने हमारी मदद का वादा कर लिया, लेकिन अगले ही रोज हमें पता चला कि सितेश मेहता नामी वो पुलिस ऑफिसर भी इस गैंग में शामिल है। वो कन्याकुमारी को किसी तरह बहला फुसला कर मुकराना से तकरीबन 20 मील दूर एक पहाड़ी बंगले में ले गया। मुझे पता चला तो हम भी इन्हें तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। वहां बेला नाम की वो औरत भी मौजूद थी। वो लोग कन्याकुमारी की ब्लू फिल्म बनाना चाहते थे, इसके लिए इस पर तशद्दुद भी किया गया था। हमने कन्याकुमारी को लेकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर हमें भी बंगले में घेर लिया गया। फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में एक गोली कन्याकुमारी के सीने में लगी। कन्याकुमारी ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। आखिरी सांस लेने से पहले इसने कहा था कि हम अपनी जान बचाकर जयपुर शशावरी के पास चले जाएं, वो हमारी मदद करेगी। हम बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे हैं और यहाँ आ गए हैं। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि इस गैंग में पुलिस ऑफिसर भी शामिल है और जाहिर है इनकी वजह से पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी, बल्कि उल्टा हमको फांसने की कोशिश करेगी। मैं तो खुद हालात की डसी हुई हूँ, तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें देखते ही हमें तमाम हालात तुम्हारे मालूम हो गए थे, मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। लेकिन तुम इतना कर सकती हो कि हमें चंद रोज यहाँ पनाह दे दो। मेरा मतलब है हम चंद रोज तक पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहते। यूं तो हम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ आने का मकसद है कि इन लोगों से कन्याकुमारी की हत्या का बदला लिया जाए और हम इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक न पहुँचा दिया जाए। कन्याकुमारी बहुत अच्छी लड़की थी, तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इसने बताया था कि तुम भी किसी किस्म की ज्यादती का शिकार रही हो और तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये बात मैंने यूं ही बेतुकी हाँक दी थी, लेकिन अंधेरे में फेंका हुआ तीर निशाने पर लगा था। ज्यादती शशावरी ने गहरा सांस लिया। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो शायद दुनिया में किसी के साथ ना हुआ हो। बहरहाल मैं यशोधर काका से कहूंगी कि तुम लोगों को चंद रोज यहाँ रहने दे और ये भी कि हमारे बारे में किसी को पता न चले कि हम यहाँ हैं। मैंने कहा बस 2-4 दिन की बात है। वो ताकतवर लोग हैं, जब तक मैं इनके मुकाबले पर कदम न जमा लूँ हम खुल कर इनके सामने नहीं आ सकते और इस दौरान हम तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। यहाँ की हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारे माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शशावरी गहरा सांस लेकर रह गई। रत्ना कुछ कहना चाहती थी, मगर इसी वक्त यशोधर अंदर दाखिल हो गया। तुम अपने मेहमानों से बातें करो बेटा, मैं ज़रा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यशोधर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने एक बार फिर सवाल दोहराया। कोई नहीं, शशावरी ने कहा, मैं भी कन्याकुमारी की तरह फरेब का शिकार हुई हूँ। कन्या को तो मौत ने नजात दिला दी, मगर मेरी नजात न जाने कब हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, भिश्ना से मेरी मुलाकात शिमला में हुई थी। मैं वहाँ एक होटल में मुलाजिम थी। सैर व तफरीह के लिए भिश्ना वहाँ आया था और हमारे ही होटल में ठहरा हुआ था। इसे कमरे में सर्विस ही देती थी। वो आया तो 3-4 रोज़ के लिए था, मगर 1 महीने तक वहाँ रुका रहा। मैं ड्यूटी के बाद अक्सर इसके साथ घूमती रहती थी। वो मुझे पसंद करने लगा था। वो बहुत शरीफ आदमी था। इसने मुझे कभी नहीं छुआ था। एक रोज़ इसने मुझे शादी की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। हमारी शादी शिमला ही में हो गई और जब वो मुझे लेकर जयपुर वापस आया तो इसके घर वालों ने मुझे बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। भिश्ना ने भी घर छोड़ दिया। इसने मुझे अलग मकान ले दिया और ख़ुद भी मेरे साथ रहने लगा। चंद ही रोज़ बाद ये इंकशाफ हुआ कि भिश्ना की मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही अरसे बाद शादी होने वाली थी। लड़की वालों को जब पता चला कि भिश्ना ने मुझसे शादी कर ली है तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वो लोग मुझे भी धमकियां देने लगे कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊं, मगर मेरा पति मेरे साथ था। हम दोनों डट गए। भिश्ना के पिता ने इसे अपनी जायदाद से आग तो कर ही दिया था, लेकिन लड़की वाले हमारे जानों के दुश्मन हो गए। इनका कहना था कि भिश्ना ने इनकी लड़की को छोड़कर इन्हें जलील किया है, इसलिए वो इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक रात उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर हमारे घर को आग लगा दी। भिश्ना इन दिनों जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। इसे रात को नींद भी नहीं आती थी। इसने ख्वाब आवर गोली खाई हुई थी। आग एकदम फैल गई, मेरी आंख खुल गई। मैंने भिश्ना को जगाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। इस पर ख्वाब आवर गोली का असर था। मैं इसे किसी न किसी तरह घसीट कर कमरे के बाहर दरवाजे तक ले आई, लेकिन लकड़ी की एक जलती हुई बली मेरे ऊपर गिरी। मेरे कपड़ों को आग लग गई। बाहर लोग जमा हो गए, शोर हो रहा था। 2 आदमी अंदर घुस आए। वो मुझे खींच कर बाहर ले आए। उन्होंने भिश्ना को बचाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का एक बड़ा जलता हुआ शहतीर इसके ऊपर गिरा। वो लोग भिश्ना को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। मुझे अस्पताल में होश आया था, जहाँ दूसरे दिन मुझे बताया गया कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था।
बिशना भी मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली थी, कोई मुझसे हमदर्दी जताने वाला नहीं था। बिशना के पिता और इसके साबिक मंगेतर के घर वालों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि बिशना को मारने के लिए मैंने आग लगाई थी। मैंने इनके खिलाफ कानून का सहारा लेने की कोशिश की, मगर वो दौलतमंद लोग थे, इनके बहुत ताल्लुकात थे। मुझे पुलिस के ज़रिए डराया धमकाया गया। पुलिस तरह तरह से मुझे परेशान करती रही। 6 महीनों बाद अदालत ने मुझे इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और इस आग को एक इत्तफाकी हादसा करार दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। इस रोज़ मैं अदालत के गेट के पास खड़ी रो रही थी कि मुझे यशोधर मिल गया। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये मुझे अपने साथ ले आया और मुझे बेटी की तरह अपने पास रखा। मैंने टूरिज़्म गाइड का 1 साल का कोर्स कर लिया और मैं पिछले 1 साल से महकमा सियाहत में डेली वेजेस पर मुलाजिम हूँ। कभी काम मिलता है और कभी कई रोज़ तक बेकार बैठी रहती हूँ। मैं जो कुछ भी कमाती हूँ यशोधर के हवाले कर देती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से बीमार पड़ी हूँ। इसमें शुबा नहीं कि हमारे माली हालात बहुत दुगरगू हैं, मगर यशोधर काका ने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर दूसरे दिन मुझे सरकारी डिस्पेंसरी में ले जाता है, मगर तुम जानते हो कि सरकारी डिस्पेंसरी में किस किस्म का इलाज होता है। दवाएं तो डिस्पेंसरी वाले बेचकर खा जाते हैं और मरीजों को डिस्प्रिन की पुड़ियाँ और रंगीन पानी घोल कर दे दिया जाता है। आराम कैसे आएगा? तुम्हारा मर्ज़ क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मर्ज़ तो बहुत मामूली है, इसने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जिगर बढ़ गया है, मुनासिब इलाज हो तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, मगर एक वैद्य की दी हुई गलत गोलियों से उल्टियाँ शुरू हो गईं, जो मुसलसल 3 दिन तक जारी रहीं। अब उल्टियाँ तो बंद हो गईं, लेकिन दूसरी 2-4 बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। परेशान मत हो शशावरी, रत्ना ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं आज शाम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम 2-4 रोज़ में ठीक हो जाओगी। मगर कुछ नहीं, रत्ना ने इसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। हमें गैर मत समझो, कन्याकुमारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी छोटी बहन की तरह। हम मुकराना वापस भी जा सकते थे, मगर इसके बदले की आग हमें यहाँ ले आई है। वो पुलिस ऑफिसर सतीश मेहता जयपुर ही का रहने वाला है, और वो लड़की बेला, इसने भी जयपुर को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना रखा है। हम जब तक इन दोनों से कन्याकुमारी के खून का बदला नहीं ले लेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम बस इतनी मेहरबानी करो, यशोधर काका को समझा दो कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं और आगरे से आए हैं। वो बाहर हमारे बारे में किसी को न बताए। मैं यशोधर काका को समझा दूंगी दीदी, शशावरी ने कहा। वो बहुत अच्छा आदमी है, अगर वो मुझे सहारा न देता तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। इसे तो खुशी होगी कि मेरा कोई हमदर्द यहाँ आया है, और ये बात भी जहन में रखो, रत्ना ने कहा। हम तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती का बदला भी लेंगे। तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारा हक ज़रूर दिलवाएंगे, पर इस सिलसिले में ज़रा तुम खामोश ही रहना। पहले हम कन्याकुमारी वाले मसले से निमट ले, फिर देखना तुम्हारा ससुर किस तरह यहाँ आकर तुम्हारे कदमों पर गिरता है। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर रत्ना उठकर कमरे की सफाई करने लगी। 2 बजे के करीब यशोधर काका आ गया। वह हैरत से मुझे और रत्ना को काम करते हुए देखने लगा। यशोधर काका, ये मेरे एक स्वर्गवास जीजा जी के रिश्तेदार हैं, इन्हें मेरे बारे में पता चला तो आ गए। ये चंद रोज़ यहाँ रहेंगे, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे क्यों एतराज़ होगा बेटा, यशोधर ने कहा। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हारे अपने तुम्हारे पास आ गए हैं। तुम भी तो मेरे अपने हो, यशोधर काका, शशावरी ने कहा। बातें हम बाद में करेंगे, अब पहले तुम इनके भोजन का बंदोबस्त करो। देखो इन लोगों ने आते ही झाड़ पोंछ शुरू कर दी, मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। यशोधर खामोश ही रहा। मैंने जेब से 50 रुपए निकाल कर ज़बरदस्ती इसकी मुट्ठी में दबा दिए। यशोधर काका, अभी तो तुम किसी होटल से खाने को कुछ ले आओ, फिर शाम को कुछ चीज़ें ले आना। मेरी पत्नी शीला खाना पकाया करेगी, मैंने कहा। शशावरी बता रही थी कि घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। सुबह काम पर जाने से पहले वो यशोधरा काका के लिए रोटी पका कर रख जाया करती थी और रात का खाना आकर तैयार करती थी, लेकिन इसके बीमार होने से सब कुछ चौपट होकर रह गया। 7 वाला क्वार्टर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। क्या यशोधर काका अकेला ही पूरे पार्क की देखभाल करता है? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ 3 माली हैं, शशावरी ने जवाब दिया। बाकी दोनों आगे बस्ती में अपने घरों में रहते हैं। एक और माली पहले यहाँ 7 वाले क्वार्टर में भी रहता था, लेकिन दोनों कमरों की छतें टूटी हुई हैं, इसलिए वो बस्ती में चला गया। इस क्वार्टर का भी यही एक कमरा ठीक है। 7 वाले कमरे की छत एक कोने से टूटी हुई है। यशोधर काका ने कई मरतबा अपने महकमे को क्वार्टर की मरम्मत के लिए लिख कर दिया है, मगर कोई तवज्जो ही नहीं देता। अफसरों के बंगलों पर तो हर वक्त काम होता रहता है, पर गरीबों को कौन पूछता है। हाँ, ये बात तो है, गरीब ही हर जगह पिसता है, मैंने कहा। रत्ना ने घर का नक्शा ही बदल दिया था। शशावरी बात बात पर हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं इस वक्त बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। रत्ना ने शशावरी को भी बरामदे में चारपाई पर बिठा दिया था। बाहर पार्क की तरफ बच्चों वगैरह के शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर बाहर में एक जगह से झांका। पार्क में बड़ी रौनक थी।
सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। बच्चे भी शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मैं दोबारा बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। लेडी डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है? मैंने शेषावरी से पूछा। इस तरफ पार के साथ सड़क की दूसरी तरफ, इसने हाथ से इशारा करते हुए बताया। डॉक्टर इंजिला 6 बजे आती है। रत्ना तुम्हें साल ले जाएगी, और हाँ, अगर तुम्हारे पास फालतू कपड़े हों तो एक जोड़ा रत्ना को दे दो, 2-4 दिन के लिए मुस्तार दे दो। मैंने कहा, मेरे पास 4-5 जोड़े हैं दीदी, कोई सा भी पहन ले, मेरे ख्याल में मेरे कपड़े इसे पूरे आ जाएंगे। शेषावरी ने जवाब दिया। रत्ना इसे सहारा देकर अंदर चली गई और चारपाई के नीचे से ट्रंक निकाल कर खोल लिया और इसमें रखे हुए कपड़ों का जायजा लेकर एक जोड़ा निकाल लिया। पानी का ड्रम आंगन में रखा हुआ था। रत्ना शेषावरी को एक बार फिर बाहर ले आई, इसका मुंह हाथ धुलाया, अंदर ले जाकर इसके कपड़े तब्दील किए और फिर खुद तैयार होने लगी। रत्ना को देखकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शोख शंख फूलदार कपड़े की शलवार कमीज और रंग बिरंगी चुनरी थी। इसने चुनरी इस तरह ओढ़ ली कि चेहरा छुप गया। बुखार हो रहा है तुम्हें, पैदल चल लोगी? रत्ना ने शेषावरी से पूछा। यशोधर काका मुझे साइकिल पर बिठा कर ले जाता है, वो भी आता होगा, शेषावरी ने जवाब दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद यशोधर और इसके साथ 2 और आदमियों को आते देखकर मैं कमरे में चला गया। वो दोनों भी माली ही थे। दोनों घास काटने वाली मशीनें खींचते हुए ला रहे थे। वो दोनों अपना सामान कंपाउंड ही में रखकर वापस चले गए। मैं भी कमरे से बाहर आ गया। यशोधर को मालूम था कि शेषावरी को डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए वो भी फौरन ही कमरे में अपनी साइकिल को खींचने लगा। रत्ना इनके साथ साथ चल रही थी। मैं क्वार्टर के इर्द गिर्द घूम फिर कर जायजा लेने लगा। क्वार्टर की पिछली तरफ भी खुली जगह थी। इस तरफ गार्डनिया की बाड़ नहीं थी, अलबत्ता झाड़ियाँ वगैरह से हदबंदी कर दी गई थी। एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। इससे तकरीबन 50 गज आगे पार्क का जंगला था, जिसकी दूसरी तरफ 20-25 फीट चौड़ी सड़क थी और इससे आगे रिहायशी बंगले थे। झाड़ियों की बाड़ के करीब ही एक कोने में कच्ची ईंटों की दीवारें खड़ी करके टॉयलेट बना हुआ था, जिसके दरवाजे पर टॉर्च का पर्दा बना हुआ था। मैं घूम फिर कर दोबारा कंपाउंड में आ गया और कुर्सी पर बैठकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। मुकराना में तो खूब हंगामा मचा हुआ होगा। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम इतने रोज मुकराना में कहाँ रुपोश रहे थे और किस तरह वहाँ से फरार हुए थे। एसीपी सुतेश मेहता के बारे में अगर ये पता चल गया होगा कि वो रोशन बाबू के बंगले में हमारी मौजूदगी से आगाह था, तो इसकी शामत ही आ गई होगी। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम जयपुर की तरफ फरार हुए हैं, वो भी जयपुर पहुंच चुकी होगी। और अब तक तो रोशन बाबू की इस कार का भी पता चल गया होगा जो हमने लारी अड्डे के पास लावारिस छोड़ी थी। कार से बरामद होने वाली राइफल ने पुलिस को सारी कहानी समझा दी होगी। जयपुर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी और ये तलाश किस पैमाने पर और किस अंदाज में हो रही थी, इसका अभी तक मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। रत्ना और शेषावरी की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। इस वक्त अंधेरा फैल रहा था। शेषावरी को बिस्तर पर बिठाकर रत्ना ने दोनों कमरों में केरोसिन लैंप जला दिए और दूसरे कमरे में चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगी। वो कंडेंस्ड मिल्क का डब्बा भी ले आई थी। मैं शेषावरी के पास बैठकर पूछने लगा। डॉक्टर ने दवाएं लिख कर दी थी जो रत्ना ले आई थी। दवाओं के इस्तेमाल के साथ इसे 2-4 दिन परहेज के लिए भी कहा गया था। रत्ना चाय बनाकर ले आई। यशोधर काका भी हमारे पास ही बैठा हुआ था। शेषावरी की देखभाल के लिए वो हमें बहुत दुआएं दे रहा था। अच्छा यशोधर काका, तुम ऐसा करो, मैंने जेब से चंद नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए हुए कहा। शेषावरी और शीला से पूछकर कुछ सामान ले आओ, बल्कि ऐसा करो कि तुम शीला को भी साथ ले जाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये देख लेगी। चाय पीने के बाद वो दोनों चले गए। यशोधर ने अपनी साइकिल भी ले ली। मैं शेषावरी के पास बैठा बातें करता रहा। इसने यशोधर को समझा दिया था कि हमारे बारे में ज़्यादा चर्चा न किया जाए। अगर कोई पूछे तो यही कहा जाए कि हम शेषावरी के रिश्तेदार हैं और आगरा से आए हैं। रत्ना और यशोधर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आए। साइकिल के कैरियर पर सामान लदा हुआ था। 1-2 थैले रत्ना ने भी उठा रखे थे। वो ज़रूरत की हर चीज़ ले आए थे। ये राशन हम चारों के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी था। राशन के अलावा रत्ना अंग्रेज़ी का एक इवनिंग पेपर भी ले आई थी। तवक्का के मुताबिक अखबार की हेडलाइन हमारे ही बारे में थी। मुकराना में रोशन बाबू के रागशुदा बंगले के साथ इस कार की तस्वीर भी छपी हुई थी जो हमने जयपुर के एक बाजार में छोड़ दी थी, और कार से बरामद होने वाली राइफल की तस्वीर भी मौजूद थी। अखबार ने बड़ी तफसील से मुकराना के वाक़यात के बारे में लिखा था। बुक्स में एक खबर ये भी थी कि मुकराना का एक पुलिस ऑफिसर सतीश मेहता दहशतगर्दों से मिला हुआ है और वो भी दहशतगर्दों के साथ रुपोश हो चुका है। अखबार ने इस यकीन का इजहार भी किया है कि दहशतगर्द जयपुर में मौजूद हैं और पुलिस और ब्लैक कैट्स बड़ी सरगर्मी से इन्हें तलाश कर रहे हैं। अखबार में बहुत सी चीज़ें हमारे हवाले से थीं। पुलिस की तरफ से लोगों को खबरदार किया गया था कि वो किसी अजनबी को पनाह न दे। कोई मुश्तबा आदमी इनकी नज़रों में आए तो फ़ौरन पुलिस को इतला दी जाए। ये भी अच्छा हुआ था कि हमने शेषावरी को कन्याकुमारी
गई। रोशन बाबू के बंगले में आग और सतीश मेहता के बारे में बता दिया था और अखबार की खबर से इसने भी यकीन कर लिया था कि सतीश मेहता वाकई गैंग से मिला हुआ था और पकड़े जाने के खौफ से रुपोश हो गया था। अगर हमने शशावरी को ये सब कुछ न बताया होता तो अखबार में ये पढ़कर वो यकीनन हम पर शक करती। 4-5 रोज़ गुजर गए। मैंने शेव बनाना शुरू कर दिया था। रत्ना आज़ादी से घूम फिर रही थी। वो चुनरी को घूंघट की तरह ओढ़ ली थी जिससे इसका चेहरा छुप जाता। हिंदू औरतों का इस तरह घूंघट निकालना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए रत्ना दिन में 1-2 मरतबा पार्क की दूसरी तरफ आके बाजार का चक्कर लगा लेती। इस तरह हालात की भी खबर रहती थी। सही इलाज और सही दवा से शशावरी भी बहुत तेज़ी से रूबसेहत हो रही थी। 2-3 दिन बाद इसने उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते बाद वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आने लगी। एक रोज़ वो अपने दफ्तर भी चली गई और रत्ना को भी साथ ले गई। इनकी वापसी दोपहर के लगभग हुई थी। महकमा सियाहत को भी अलर्ट कर दिया गया था कि वो अजनबियों पर निगाह रखे और महकमा सियाहत के होटलों और गेस्ट हाउसेस को भी वार्निंग दे दी गई थी कि वो इन जगहों पर क़याम करने वाले मशकूक लोगों के बारे में पुलिस को इतला देते रहें। 2-3 दिन और गुजर गए और फिर मैंने शशावरी से असल काम लेने का फ़ैसला किया। हमारा जयपुर आने का मकसद बेला से वो सूटकेस हासिल करना था जिसमें लाखों की दौलत थी। शशावरी को बेला के बारे में मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसे ये बावर करा दिया गया कि कन्याकुमारी के कत्ल में सबसे ज़्यादा हिस्सा बेला का है, इसलिए हम सबसे पहले बेला ही से निमटना चाहते हैं। शशावरी बड़ी खुश असलूबी से काम कर रही थी। इसने 2-4 दिन बाद ही बेला का सुराग लगा लिया और इसने ये इंकशाफ भी किया कि बेला रॉ की ऑफिसर है। इसका मतलब है कि इस गैंग की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। मैंने कहा बहरहाल हमने किसी को छोड़ना नहीं है। मजीद 2 दिन बाद शशावरी ने बेला के बारे में और भी बहुत सी मालूमात हासिल कर ली। वो संसार चंद रोड पर वाकई एक बंगले में रह रही थी। इसके साथ सिर्फ एक मुलाजिमा थी और फिर इसके अगले रोज़ हमने फैसला कुन कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैं और रत्ना 10 बजे के करीब शशावरी के क्वार्टर से निकले और एक ऑटो रिक्शे ने हमें 20 मिनट में संसार चंद्र रोड पर पहुंचा दिया। वो बंगला तलाश करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। कॉल बेल के जवाब में दरवाज़ा अधेड़ उम्र मुलाजिमा ने खोला। मैडम को बताओ माउंट आबू से मेहमान आए हैं। लेकिन 1 मिनट, मैंने कहा। मैडम के पास कोई मेहमान तो नहीं आए हुए? जी नहीं, वो अकेली बैठी हैं, मुलाजिमा ने जवाब दिया। चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं, मैंने कहा। हम मुलाजिमा के साथ ही अंदर आ गए। बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही बहुत शानदार कॉमन रूम था। मुलाजिमा ने दाएं तरफ इशारा कर दिया। बेला देवी इस कमरे में है, मैं इन्हें बुलाती हूँ। नहीं, तुम यही रुको, हम इसे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मैंने मुलाजिमा को वहीं रोक दिया। तुम हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। मुलाजिमा वहीं खड़ी रह गई। मैं और रत्ना रहतरी में चलते हुए इस कमरे में आ गए। बेला बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ रही थी। हेलो बेला, मैंने कहा। बेला ने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ी। तुम आराम से बैठी रहो। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। हम दोस्त बनकर आए हैं। बेला अपनी जगह बेहरकत होकर रह गई। वो फटी फटी सी नज़रों से हमारी तरफ देखती रही। बेला के बारे में आप भी अब तक बहुत कुछ जान चुके होंगे। वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। वो कई मरतबा संगीन तरीन सूरत हाल से दोचार हुई थी। मौत को सामने देखकर भी इसने अपने हवास बहाल रखे थे और आखिरी लम्हात में इसने कोई फैसला करने में भी कभी कोई गलती नहीं की थी। इस वक्त भी अपने बंगले पर मुझे अपने सामने देखकर वो कुछ देर को हवास बाख्ता तो ज़रूर हुई थी। इसने फ़ौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। वो चंद लम्हे फटी फटी सी नज़रों से हमारी तरफ देखती रही। इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तनाव बतदरीज कम होता चला गया। आंखों में भराने वाली वहशत भी कम हो गई। वो बेड की पुस्तगा से टेक लगाए टांगे दराज की बैठी थी। इसने हाथ में पकड़ी हुई किताब अपने करीब औंधी करके रख दी और टांगे समेटते हुए साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने गुर्राते हुए इसे रोक दिया। नहीं बेला, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगी। सिगरेट? बेला के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं सिगरेट का पैकेट उठाना चाहती थी और तुम देख रहे हो कि टेबल पर कोई पिस्तौल वगैरह नहीं है। साइड टेबल पर कुछ और चीज़ों के अलावा स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट का पैकेट भी रखा हुआ था। पिस्तौल या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैंने इसे सिगरेट का पैकेट उठाने की इजाज़त दे दी। बेला ने पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला और माचिस या लाइटर के लिए मेज़ पर इधर उधर देखने लगी। लाइटर कहाँ गया? वो बिड़बिड़ाते हुए टेबल पर रखी हुई चीज़ों पर हाथ मारने लगी। यहीं तो रखा था मैंने। मैं गहरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। वो जानती थी कि इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद में है, मगर इसका इत्मीनान और सुकून काबिल तारीफ था। वो कुछ देर तक मेज़ पर हाथ मारती रही, फिर किसी कदर उचक कर कुछ और ऊपर हो गई और तकिए के नीचे हाथ मारने लगी। तकिए का कोना जैसे ही ऊपर उठा, पिस्तौल के दस्ते की झलक देखकर मैं उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।